गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूँ आपने अच्छे से रक्षाबंधन मनाया होगा और पढ़ाई पे भी ध्यान रखी होगी। तो आज के सेशन में एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण जनरल साइंस के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो फटाफट ज्वाइन करते जाएं। ज्वाइन करते ही सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी आपके डाउट्स हों, किसी भी क्वेश्चन संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। बाद में भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा उसका। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? There is a point in the middle of the reflecting surface of the spherical mirror which is called, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? पोल, फोकस, रेडियस या नन ऑफ दीज। इसे क्या कहा जाता है? एक क्लास पहले भी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि कोई भी मिरर हो या लेंस, उसको जिस पे रखा जाता है, इसे, अगर ये ए बी है मान लो, तो इसे ए बी को क्या कहेंगे हम? ए बी को कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष होगा ये, मुख्य अक्ष। और इसके ऊपर मान लो कोई भी मिरर है। अब ये मिरर है मान लो एम एन, जो ये द्वारक कहलाएगा इसका। एम एन मिरर है, ये एक अवतल आपको दर्पण है यानी कि कॉन्वेक्स, जो कॉनकेव मिरर है। तो इसमें हम देखेंगे जो बीच का ये पॉइंट होता है, ये पीक है यानी कि पोल। इसको क्या कहते हैं? पोल यानी कि ध्रुव। पोल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि सारी डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस ऑफ इमेजेस हो या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो या फोकल लेंथ हो या आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको रेडियस निकालना हो, सभी के सभी सब हम क्या करेंगे? आपको पोल से ही निकालेंगे, पोल से इसको काउंट करने वाले हैं। और सपोज करो कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होगा बता चुके हैं कि कोई भी दर्पण, ये गोलीय, एक गोले का भाग होता है, एक पूरा मिरर जो गोल होता है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। तो भाई जब ये सर्कल है तो बीच में क्या होगा? आपको ये सेंटर होगा आपको। तो इधर से आप मान लो इसको काट देते हैं तो क्या बच गया? सेंटर बच गया। और सेंटर से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपको? ये पूरी दूरी रेडियस कहलाएगी आपको, रेडियस। ठीक है, त्रिज्या, ये रेडियस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं इसमें। और इसके ठीक बीच में फोकस होता है जिसको एफ कहते हैं। और एफ बराबर क्या होता है आपको? r/2 बता चुके हैं, ये काफी क्वेश्चन आता है। और आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दोबारा फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन। देयर इज ए पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिडिल में जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? तो उस पॉइंट को हम कहने वाले हैं पोल। क्या कहने वाले हैं? पोल यानी कि ध्रुव। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा हो इससे संबंधित। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, जो लाइट फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए लाइट चैप्टर को, क्योंकि लाइट से जनरल साइंस में काफी क्वेश्चंस आपको रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the commercial unit of the electrical energy? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो कॉमर्शियल इकाई क्या है? ऐसे आप देखेंगे कि जूल में भी माप रहे हैं हम एनर्जी को, या वॉट में भी माप रहे हैं, वॉट भी देख रहे हैं, शक्ति का जो आ रहा पावर का, या यूनिट की बात करते हैं। तो लेकिन कॉमर्शियल क्या है? कॉमर्शियल इकाई क्या है आपको? तो भाई कॉमर्शियल इकाई ना जूल है, ना न्यूटन है, ना हॉर्स पावर है, ये है किलो वॉट आवर। क्या है? किलो वॉट आवर। इतना ही नहीं, एक चीज याद रखना है आपको, 1 किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। ये नोट करके रखना है आपको, ये नोट करना है। क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किलोवाट आवर क्लियर हो गया। ये विद्युत ऊर्जा का आपको व्यावसायिक मात्रक है, आपको कॉमर्शियल यूनिट है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं,
ठीक है, लेकिन जनरल साइंस है चूंकि, तो इसमें छोटे क्वेश्चन ही भी इंपॉर्टेंट है। किसी का मैं देख रहा था किसी क्लास में कमेंट, सर ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बहुत जनरल साइंस में डिफेंस एग्जाम में 10+2 तक के लेवल ही आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिवाय फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा सा आपको अपर रहेगा साइड, क्योंकि फिजिक्स में भी वो किसके लिए, जो ग्रुप एक्स के लिए है एयरफोर्स में, या आपको जो जीडी के लिए है, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, या आपको जो एसएसआर के लिए है, तो उसमें फिजिक्स की वेटेज थोड़ी अलग है। इसलिए फिजिक्स की स्पेशल क्लास आपके लिए यूट्यूब पे भी चल रही है और ऐसे भी एप्लीकेशन पे भी चलेगी, हर जगह आपको उसकी स्पेशल क्लास दी जा रही है। ये जो मेरी क्लास है, मेरी क्लास जनरल साइंस की है। जनरल साइंस मीन जो जनरल अवेयरनेस के अंदर जनरल साइंस है, या बिल्कुल जनरल साइंस की अलग कैटेगरी है, चाहे वाई ग्रुप के लिए हो, एक्स ग्रुप का भी आपको 70-80% सिलेबस कवर है उसमें, आपको जीडी के लिए हो, डीबी के लिए हो, सबके लिए, एमआर एसएसआर सबके लिए। इसमें फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है 70% के आसपास, केमिस्ट्री का कम 20% और 10% आपको बायो का वेटेज होता है। इस तरीके से पूरी जनरल साइंस का स्ट्रक्चर बनता है। बेसिक से क्वेश्चन ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन उठा लो, ये सारे क्वेश्चन भी सब प्रीवियस ईयर से है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा आपको टफ होने वाला है। एनडीए का लेवल नहीं, हाँ एनडीए की बात करें तो उसकी लेवल बिल्कुल अलग होता है। एनडीए में क्वेश्चन का लेवल काफी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल काफी हाई नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द displacement of an object is proportional to the square of the time, then the object move with, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति करती है। किस हिसाब से? एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, या उसका त्वरण बढ़ रहा होगा या उसके त्वरण में कमी आ रही होगी। डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन, इसके बीच के रिलेशन को और टाइम का की बात हो रही है कि क्या रिलेशन होगा आपको। अगर हम इसके टाइम को क्या करते हैं, जो यदि किसी वस्तु के विस्थापन के समय के वर्ग का समानुपाती हो जाए तो वस्तु कैसी गति करेगी, तो देखते हैं कैसी करेगी। ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक समान त्वरण के साथ होगा। आपको एक समान त्वरण याद रखिएगा, एक समान यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ ये त्वरित होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। और पहली क्लास में बताया था कि धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ेगी तो आपको क्लासेस में क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर से अगेन मैं बताता हूँ, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एनडीए डिफेंस एग्जाम में सबके अलग लेवल है। अब एनडीए टाइप्स के नहीं आएंगे, क्योंकि एनडीए में क्या है, आपको उसका लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन इन लोगों के इनके लेवल थोड़े कम होंगे। सीबीटी टाइप एग्जाम है, आपको इसमें टाइम भी बहुत कम मिलेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे जो न्यूमेरिकल आप विद इन 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर दो, 45 सेकंड 30 सेकंड में। बेसिक न्यूमेरिकल्स यानी कि बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूले पता है तो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। A bullet is the fired vertically up from the 400-meter tall tower with a speed of the 80 meter per second. If g is taken as the 10 meter per second, then the time taken by the bullet to reach the ground will be. यानी कि एक गोली 400 मीटर ऊंचे टावर से 80 मीटर पर सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर दागी जाती है। अगर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है तो वापस वो धरती पे जब लौटेगी पहुंचने तक में कितना टाइम लग चुका होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, बस इतना ही कॉन्सेप्ट करना है। आप गोली को कहते हैं ना गोली मारो, आप सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की ओर फेंका गया है और फिर वो नीचे की ओर धरती के सरफेस पे आ रहा है, तो आपको पता करना है कितना टाइम लगा उसको जाने और उसको आने में। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक गोली 400 मीटर ऊंचे टावर से 80 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गति कर रहा है आपको, ठीक है, इतनी गति से उसको फेंका गया था। तो देखते हैं पहले तो u बराबर कितना आएगा आपको 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर है आपको u बराबर 80 मीटर पर सेकंड? कोई दिक्कत हो तो आपको बताना है। v कितना है आपको 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वापस कहां पे आएगा, जमीन पे आएगा। जब जमीन पे वापस कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न आती है तो इसका मतलब है, रिटर्न आने का मतलब कि वो अब मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया है आपको, तो रिटर्न आने के कारण वो 0 हो गया है। एक्सलेशन ए कितना लेंगे आपको हम 10 है तो -10 मीटर पर सेकेंड लें। क्यों? क्योंकि ये उल्टा आएगा, नीचे की ओर खींच रहा है ग्रेविटी, नीचे की ओर आपको गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो इसको एक्सलेशन को हम उल्टा माइनस में लेंगे।
और टी कितना, टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम है इस पे कुछ टाइम तो हमें निकालना है, हमें टाइम इक्वल टू व्हाट निकालना है। तो देखते हैं क्या आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से जो 3-4 फॉर्मूले होते हैं वही है बेसिक फॉर्मूले। यू जो बेसिक फॉर्मूले उसे याद रखना आपको, इसको भूलना नहीं है। तो v कितना हमारा 0 है, u 80 है आपको, a कितना है -10 है आपको, t हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं 80 इधर आ गया तो -80 हो गया आपको, ये -10t हो गया और माइनस माइनस कैंसिल, और t इक्वल टू कितना हो गया आपको 80/10, यानी कि 8 सेकेंड आंसर आ गया। 8 सेकेंड का टाइम लगेगा उस बंदूक की गोली को ऊपर जाके नीचे सरफेस तक आने के लिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको 3-4 चीज पता होनी। 8 सेकेंड, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपको 2-4 जो कॉन्सेप्ट है वो पता ही होना चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि भाई जो प्रारंभिक वेग जो होता है आपको वो क्या होता है, आपको लास्ट वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, टाइम क्या होती है, इन सब का आपको ख्याल रखना। एक्सेलरेशन क्या होता है, इतना ही नहीं, इनकी डायमेंशन का ख्याल रखना आपको। खास तौर पे अगर मीटर पर सेकंड में है तो ओके है, अगर मीटर पर सेकंड में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में दे दिया तो थोड़ा सा आपके लिए काम बढ़ गया है। आप उसे क्या करिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, फिर जाके इसके आंसर निकालने जाइए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। क्लियर नहीं हो तो आप चैट में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। A racing car accelerate on the at a straight line from the rest to the speed of the 50 meter per second 25 second, assuming the uniform acceleration of the throughout the distance covered this will be, यानी कि एक रेसिंग कार एक सीधी रेखा पर आराम से 25 सेकंड में 50 मीटर सेकंड की गति तक चलती है और सर्वत्र एक समान त्वरण मानते हुए इसको तय की गई दूरी निकालिए कि कितना डिस्टेंस ये रेसिंग कार ने तय कर लिया है। तो 2-3 चीज जो आपको बेसिक में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे। क्योंकि देखो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, जनरल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सिवाय करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स तो भाई जो घटित हो रही है उसी को हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए नई चीज होती है। बाकी कुछ भी ऐसा जनरल कॉम्पिटिशन में नहीं है जो कोई भी टीचर आपको नया पढ़ाए, ठीक है। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपको कोई टीचर समझा सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन वो सारी चीजें ऑलरेडी आपने अपने 12th क्लास तक कंप्लीट कर चुकी है, पढ़ चुके हो। कुछ भी नया नहीं पढ़ाना है, बस उसको एक रिवीजन करना है, अपने माइंड में डालना है, क्विक बनना है, फास्ट बनना है कि क्विक एंड फास्ट कैसे आंसर हम निकाल सकें अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या कह रहा है कि एक रेसिंग कार सीधी रेखा पर आराम से 25 सेकंड में 50 मीटर की गति पर चलती है, यानी कि रेसिंग कार जो चलेगी रेस्ट में थी, पहले चलना शुरू करेगी रेस्ट से, तो यानी कि u इक्वल टू 0। दो थॉट अपने दिमाग में रखना है। पहला, अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुका हुआ है, और रुका हुआ ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करता है तो u इक्वल टू 0 होगा। लेकिन कोई चलती हुई ऑब्जेक्ट है फिर जाके रुकता है तो वहां पे v इक्वल टू यानी कि लास्ट वेलोसिटी 0 होगी। इसका बिल्कुल ख्याल रखना, इसमें कहीं भी आपको किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी और लास्ट वेलोसिटी में। और लास्ट वेलोसिटी क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसका v है आपको कितना दिया है भाई, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और t कितना है हमारा, t है हमारा 25 सेकेंड। यानी कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास जो है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है, और एक हमारे पास क्या नहीं है, आपको डिस्टेंस निकालना ही है, कितनी डिस्टेंस तय की। पहले ए निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अगर आपको फॉर्मूला फिर से रिवाइज नहीं हो रहे हैं तो इसको छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसको रिवाइज करिए। एक ही फॉर्मूले से बने हैं, जो पिछला फॉर्मूला था आपको b बराबर यू प्लस ए टी, उसी को आपको सही करिए, एक ही वैल्यू निकालिए तो सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपको, a इक्वल टू v कितना है हमारा 50 माइनस 0 बाई 25, यानी कि ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आपको एक्सेलरेशन। यानी कि अब हमें निकालना है डिस्टेंस s। s बराबर क्या होता है ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि u कितना है भाई, u हो गया आपको 0, t हमारा हो गया आपको कितना है 25 सेकेंड, और हाफ at हो गया आपको 2, t हो गया 25 इंटू 25। अगर देखेंगे तो ये 0, 2 से 2 कैंसिल, और 25 करेंगे 625, यानी कि आंसर आ रहा है 625 मीटर। कहाँ है आंसर, हाँ बिल्कुल ये वाला है।
आई होप क्लियर। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है? अगर है तो कमेंट्स में बताना है कि इतने नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। आज नहीं तो भाई कल की क्लास में भी हम इसे दोबारा डिस्कस कर देंगे, दोबारा आपको समझा देंगे। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं भाई, इतने ही आसान होते हैं, बेसिक होते हैं। ऐसी कोई लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। फिजिक्स के कुछ साइड में लंबे चौड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत आसान। आपको ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जो बेसिक, बहुत ही बेसिक चीजें जो पढ़ी होगी, जिसको पता होगा ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, डिस्टेंस आपको टोटल लेंथ है, जो लेंथ आप तय करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। क्लियर? तो उसी से हमें पता चल जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम द ओ से एक कार स्टार्ट होती है और ओ से कहा गई है? ए गई है ये। ठीक है, ओ से ए गई है और उसके बाद बी एन एट द ए, और फिर से बी से सी गई है आपको, और यहां से यानी कि कार सीधा ओ से कहां तक गई है? सी तक। आप ये जान लो, ओ से सी तक पहुंच गई है। ओके, यानी कार ने ट्रेवल किया है। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है इसमें, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको ट्रेवल किया है 60। ठीक है, ओके। और उसके बाद देखते हैं ट्रेवल करने के बाद क्या हुआ है कि वापस सी से बी पॉइंट पे आया है। सी से बी पॉइंट पे कितना हो गया? सी से बी पॉइंट 60 प्लस, आप ऐसे लेंगे डिस्टेंस सीधा लेंगे ओ सी, और प्लस कितना हम ले रहे हैं? ओ सी माइनस ओ ए, क्योंकि वो पीछे आ रहा है इतना। ओ सी कितना है आपको? 60, और ओसी है 60, 60 से माइनस कर दीजिए ओ ए। कितना है ओ ए भाई? सॉरी, ओ बी माइनस करना है, ओ बी, यानी कि हमें 35 माइनस कर देना है। 60 प्लस 25, यानी कि 85 मीटर का तो ये ट्रेवल हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? टोटल 60 और यहां से यहां तक जो आई ये 25 हुआ, तो 25 और 60 कितने हो गए? 85 हो गए। तो 85 का तो ट्रेवल हुआ उसका। अब जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बहुत ही आसान है भाई। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो इनिशियल पोजीशन क्या था? ओ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट। लास्ट पोजीशन क्या है? बी है, यानी कि ओ से बी, तो ओ बी यानी कि 35 मीटर है। कोई आंसर भाई पेयर ऐसा 85 35 का? हाँ बिल्कुल, डी है, 85 35। तो क्लियर हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसकी बात आपको यहाँ पे हो रही है, यानी कि डिस्टेंस क्या है कि कितना भी आप चक्कर मार रहे हो उसकी टोटल लेंथ है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपको इनिशियल पोजीशन, यानी कि जब आप स्टार्ट हुए थे वहां से पोजीशन, और जहां पे आपने एंड करा है वहां की जो मिनिमम डिस्टेंस है। तो आपने देखा ओ से कोई ऑब्जेक्ट गया, सी से बी आया। ठीक है, तो टोटल ट्रेवल को हमने डाल दिया लेंथ, यानी कि इसके डिस्टेंस में, और जो फाइनल पोजीशन क्या था? बी, तो ओ से बी आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन हो गया। तो दूरी और विस्थापन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। भाई नहीं दिख रहा तो इधर से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, ओ से लेकर सी और फिर बी सी के डिस्टेंस को ऐड कर दिया है, तो वो हमारा डिस्टेंस बन गया। और फाइनल पोजीशन जो बी है, बी तक का आपको क्या आ गया है? डिस्प्लेसमेंट आ गया। आई होप बिल्कुल क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज कौन सा है? दही का जमना, मोमबत्ती का जलना, लोहे की छड़ पे जंग लगना, या तांबे के तार को बिजली द्वारा गर्म करना। ठीक है, केमिकल, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन का, यानी कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का। क्योंकि यहां से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और कहां पे भौतिक परिवर्तन होने वाला है। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का निर्माण। भाई ये तो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, तो ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन में आएगा। मोमबत्ती का जलना, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा, दहन अभिक्रिया है, तो ये भी आपको रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का छड़ में जंग लगना, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो ये भी आपको क्या है? केमिकल है। लेकिन तांबे के तार को बिजली द्वारा गर्म करना, ये आपको क्या है? फिजिकल चेंज में आएगा, आपको
भौतिक परिवर्तन है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बस थोड़ा सा अकल लगाना है, दिमाग लगाना है, आपको पता चल जाएगा कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा आपको केमिकल चेंज है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन? फिर से देखिए, उसमें फिजिकल चेंज पूछ रहा था, इसमें केमिकल चेंज आपको पूछ रहा है। देखते हैं क्या है। हीटिंग ऑफ द आयरन रेड हॉट, लोहे को लाल गर्म करना, ठीक है। मैग्नेटिज्म ऑफ द आयरन पीस, या लोहे के टुकड़े को चुंबकीकरण करना। रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे पे जंग लगना, या ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों आपको एक केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। अभी बताया, जस्ट बताया आपको, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है आपको, ठीक है। और ये क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। आज नहीं तो कल की क्लास में आपको रिपीट किया जाएगा, इसको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है? लाइफ का भौतिक, बायो से क्वेश्चन है आपको कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहेंगे, क्या है? तो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, सेल यानी कि कोशिका, या प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव, फूड यानी कि भोजन। इसमें से क्या है? ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, ये भी बेसिक क्वेश्चन में से। तो भाई इसका सही आंसर है प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव, ये जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, क्या होता है? वेग में परिवर्तन और लगने वाला समय, क्या कहते हैं? अभी अभी हमने क्या देखा? वेग में परिवर्तन क्या होगा अगर मान लो लास्ट वेलोसिटी माइनस क्या हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी, या बाय टाइम। तो किसका फॉर्मूला होता है? ये एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? एक्सलेशन यानी कि त्वरण। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन बट्टा लगने वाला समय बराबर क्या होता है? त्वरण होता है, एक्सलेशन होता है। आगे चलते हैं। भाई आपके सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन पे, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने इस ऑफर्स का लाभ उठावें। भाई इतने कम रेट में आपके सारे बैच अवेलेबल हैं, जहां आप कहीं भी कोचिंग करने जाएं, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बहुत कमी है आपको, और वहां तक डिस्टेंस लेके जाना मुश्किल है, या वहां रह के तैयारी करना मुश्किल है, या आप कहीं भी हैं और वहां से अगर आस पड़ोस भी 5-6 किलोमीटर आप चले गए कोचिंग लेने के लिए, तो भाई किराया भी इससे ज्यादा लग जाएगा जितना हमारे कोर्स का रेट होता है आपको। तो देखिए हमारे जो बच्चे हमारे एनडीए की तैयारी करने वाले हैं, एनडीए 1 का बैच स्टार्ट हो गया है। भाई स्टार्ट होने वाला है 10 सितंबर को, हमारा बैच लॉन्च 25 को हो गया है, बैच स्टार्ट आपको 10 सितंबर को हो जाएगा। डिफेंस कोड यूज करिए, और 1499 का कोर्स आप बिल्कुल 1199 में भी प्राप्त कर सकते हैं, डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। जो रक्षक बैच है हमारा, रक्षक बैच हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का है, तो इसको आप 999 में भी परचेज कर सकते हैं। कोड यूज करिए डिफेंस सिस्टी, जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और फिर ब्रह्मोस बैच जो हमारा एयरफोर्स XY के लिए, ये भी आप ओनली 999 में परचेज कर सकते हैं। ये भी आपको सीमित समय के लिए सारे ऑफर आपको उपलब्ध है, तो ऑफर का लाभ उठाइए और फटाफट, चाहे एनडीए 1 के बच्चे हो या एयरफोर्स XY के बच्चे हो या हमारे कोस्ट गार्ड के बच्चे हो, आप स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। देखो ऐसा नहीं है कि कब आएगी फॉर्म, डिफेंस एग्जाम के जो फॉर्म होते हैं रेगुलेटेड होते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम आते हैं, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप हमेशा से शुरू कर दीजिए, नहीं कि फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपको इसमें, तो ऐसा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पे दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य हो जाएगा, ओके, कार का वेग शून्य हो जाएगा, या कार का त्वरण निरंतर बदलता रहेगा, या क्या होगा? कार का वेग निरंतर बदलता रहेगा। देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर है। तो भाई कार का वेग तो शून्य कभी नहीं हो, क्योंकि वो तो चल रही है, तो चलती हुई ऑब्जेक्ट आपको फिर तो रुक जाएगी, तो कोई ये तो बी तो ऑप्शन ही नहीं है। और फिर बात करें कार का त्वरण शून्य हो जाएगा, ये भी नहीं होना है, ठीक है।
तो क्या आपको इसका आंसर होगा? तो कार का वेग निरंतर बदलता रहेगा, चाहे कितनी भी समतल सड़क पे आप गाड़ी लेके चल रहे हैं। आप चला के देखिए अपनी गाड़ी को, ले जाइए, अगर आप समतल सड़क पे बिल्कुल एक समान, फिर भी थोड़ा सा वेग ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल एक समान वेग से आप नहीं जा सकते रियल में, ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट है आपको जो रेनोस्कोप इज द, रेनोस्कोप क्या है, किसकी जांच के लिए यूज किया जाता है? ये एक उपकरण है, एक डिवाइस है जिसका यूज मेडिकल टर्म में होता है। किसके लिए होता है, किस चीज के लिए होता है आपको इसका यूज? ब्रेन, ब्रेन संबंधित आपको जांच के लिए, या आई, आंखों की जांच के लिए, या नाक की जांच के लिए, या आपको ये कान की जांच के लिए, किसका यूज किया जाता है? तो ये सारे बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट जो याद करने, स्टैट्स में, जो स्टैटिक साइंस कहते हैं इसको, चाहे बायो से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, कि बहुत सारे यंत्रों का आपको उपयोग क्या हो रहा है उसे देखना है। तो इसका सही आंसर है नोज, नाक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सेपरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? दो कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, या दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध होता है यानी कि डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, या दो कार्बन परमाणुओं के बीच आयनिक बंध होता है, क्या होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स पढ़े हैं, क्लास 10th में जाइए, क्लास 10th में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाया गया होगा, और वहीं पे आपने पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में वहां पूरी डिटेल आपने पढ़ के आइए। भले अभी तो इसे भूल गए हो, लेकिन ऐसा ही 10th तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे, पढ़ के तो आए ही होंगे। तो देखते हैं क्या होगा। सिंगल बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन का होता है तो डबल बॉन्ड, जब 6 इलेक्ट्रॉन का होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है आपको। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके बीच एकल बंध होता है, देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके लिए। तो डिटेल बैच में पूरा ही चैप्टर ही है हमारा, जिसको हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया और आपकी बात करंट से। हीट और करंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे वाले आते हैं, लाइट से अच्छे वाले आते हैं। तो इस सब चीज को फोकस करना है, समझना है, छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूले हैं उसको याद रखना है, जो बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर के। क्या कह रहा है? ए करंट ऑफ द 0.75 एम्पियर फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द करंट। यानी कि विद्युत बल्ब के एक तंतु यानी कि फिलामेंट में अगर 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हुई है, तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा निकालनी है। यानी कि हमें विद्युत आवेश निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, क्यू बराबर IT, यानी कि आपको विद्युत धारा गुना टाइम। देखते हैं आई कितना है हमारा, करंट कितना है 0.75 एम्पियर का, और टी कितना है हमारा, आपको टी है टाइम 5 मिनट। तो जो 5 मिनट का टाइम है, याद रखना, ये चीज मैं हर जगह बता रहा हूं, जैसे बताया मीटर पर सेकंड में चेंज करो, टाइम को सेकंड में लेके आओ पहले। तो 5 को 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट बराबर, सॉरी 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट। तो ये 5 से गुना करके देखते हैं क्या आ रहा है। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 300, डबल जीरो आप हटा दो, पॉइंट भी हट गया, 5 3 जा 15 हो गया आपको, 7 3 जा 21 यानी 22, 225 कूलम। ठीक है आंसर? आप बिल्कुल 225 कूलम, सॉरी सी, ठीक है, ये 225 कूलम इसका आंसर आ गया। यानी कि ये फॉर्मूले सारे बस याद होने चाहिए, और ये सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, खासतौर पे अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में चले जाइए, 25 क्वेश्चन अगर आपको फिजिक्स से आ रहे हैं, वहां अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स होंगे। जो जीडी के सेकंड पेपर में, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के, उसमें आपको 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से है, तो वहां पे अच्छे से देखना है। ऐसे सारे में 25 क्वेश्चन पूरा जनरल साइंस से है, तो वहां से देखना है आपको। तो लेकिन स्मार्टनेस आपको वहां दिखानी है कि टाइम कम कंज्यूम करना है। देखो सॉल्व तो कर लो, लेकिन अगर आपने टाइम ज्यादा लगा लिया, आप मान लो 2 मिनट दे दिए, 3 मिनट दे दिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपका बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि सीबीटी एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
इतने से क्वेश्चन, इतने से टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आई होप क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फ्लोइंग, निम्न में से एसिटिक अम्ल किस में उपस्थित है? स्पेनिश के पालक में है, विनेगर सिरका में है, एंटिस्टिंग यानी चींटी के डंक में है, या लेमन जूस नींबू के रस में है? किस में उपलब्ध है? आपको ध्यान देंगे, एसिटिक एसिड किस में उपलब्ध है। कई बारी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, खासतौर पे कौन सा एसिड किस में है, कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये सब टॉपिक्स हमारे हॉट टॉपिक से एग्जाम में आने वाले, और जो जनरल टॉपिक कह सकते हैं, जनरल टॉपिक। और जो बच्चे है ना, हमारे कुछ बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं जो हो सकता है उनका बहुत रिवीजन हो चुका है, बहुत ज्यादा वो कर चुके हैं भाई, लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सारा पढ़ाई लिखाई का प्रेशर एक अलग होता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप जाने के बाद बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। वहां का क्या माहौल होगा, वहां अपने नर्व्स पे कितना कंट्रोल रखोगे, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वहां पे इतना प्रेशर होता है। खास तौर पे सबसे आसान क्वेश्चन जहां हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, इसका आंसर तो यही होने वाला है। भाई क्रिकेटर्स को देखते हो, कितना बड़ा भी क्रिकेटर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी क्रिकेटर हो भाई, ठीक है, भले उस कितने भी शतक मार चुका है, लेकिन जब वो एक नए मैच के लिए जाता है तो उसकी स्टार्टिंग जीरो से होती है। वो उसका प्रैक्टिस डे टू डे चलता रहता है, उस पर उतना ही प्रेशर होता है आपको, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ऐसा वो नहीं कहता भाई मैं तो 25,000 रन बना कर रहा हूँ, 10,000 रन बना कर, इतने सेंचुरी मारने मेरे लिए क्या है, मैं तो यूं जाऊंगा करके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता भाई, वो उस दिन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो सेम एग्जाम में भी होगा कि उस दिन का सिचुएशन कैसा है, उस दिन कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है। और खास तौर पे एग्जाम में ना पैनिक नहीं होना है, ठीक है। पैनिक होने के बाद तो ऐसे क्वेश्चन जो अभी कहोगे क्या बकवास क्वेश्चन है, ये बकवास क्वेश्चन आपको भारी पड़ जाएगा। और शुरू के 4 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, आपको लगा कि मेरा पढ़े में से नहीं आ रहा, तो आप टेंशन मारना शुरू हो जाते हो। 2 न्यूमेरिकल्स के आंसर नहीं आए, पता चला कि 2 मिनट लगा भी दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और फिर पता चला कि भाई 4 ऑप्शन वाले तो कोई आंसर ही नहीं है इसमें, तो आपका दिमाग फिर वहां पे खराब होना शुरू होता है। ऐसे में आप भूलने लगते हो। नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, और कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता भाई। सारे क्वेश्चंस होते हैं, बस आप उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, रट्टा मार के नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो जैसा कि आपने देखा, जो एसिटिक एसिड की बात हो रही, तो बिल्कुल ये सिरका में होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि चींटी के डंक में क्या होता है आपको बता चुके हैं, फॉर्मिक एसिड होता है। ये फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, मधुमक्खी काट ले आपको, इस सब में ये पाया जाता है। नींबू के रस में तो सिट्रिक एसिड होता है, आपको सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। पालक में तो भाई आयरन वायरन बहुत सारे पाए जाते हैं, तो वो एसिड से उसका ज्यादा संबंध है नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टीन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास ड्यू टू द इमिशन ऑफ ए अल्फा पार्टिकल। अगर एक अल्फा कण निकल जाए, ठीक है, एक अल्फा कण का अगर उत्सर्जन हो जाए किसी के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में, क्या परिवर्तन हो, किसी भी एलिमेंट में से एक अल्फा कण को निकाल दिया जाए तो क्या चेंज आने वाला है। तो अल्फा कण होता क्या है, पहले ये जान। जो अल्फा कण हीलियम के कण के बराबर होता है, जिसका कितना है 2 और 4, ठीक है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है, यानी कि अल्फा कण इसके इक्वल आपको आएगा। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर जो है 2 ड्रॉप हो जाएगा और एटॉमिक मास 4 ड्रॉप हो जाएगा। तो है भी कई आंसर, यहाँ परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित, तो ये तो गलत है आंसर भाई। परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, ये भी गलत है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि, ये भी गलत है। परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान में 4 की कमी, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना आपको इस सब चीज का। क्लियर है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ भी क्लियर नहीं हो, कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जरूर रिप्लाई मिलेगा आपको, अगली क्लास में भी जवाब आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द रीजन फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर लाइज इन, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति, या नन ऑफ दिस। किसकी उपस्थिति के कारण आपको वाटर जो है वो हार्ड हो जाते हैं, यानी कि कठोरता आ जाती है वाटर में। तो देखते हैं किसकी उपस्थिति है भाई, ये है प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसकी उपस्थिति के कारण आपको क्या होता है कि परमानेंट हार्डनेस आपको आ जाती है वाटर के अंदर, पहले भी बता चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? रसोई गैस का बनना, रसोई गैस से खाना बनना हुआ, दूध का फट जाना, जल में चीनी का घुलना, या भोजन का पचना, इसमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन है यानी कि फिजिकल चेंज है? तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा, दूध का फटना भाई या जल में चीनी का घुलना? तो आई थिंक जल में चीनी का, ठीक है। फिजिकल चेंज को उल्टा भी कर सकते हैं, जल में चीनी घुल गई है लेकिन उसको फिर से उसको फिजिकल अभिक्रिया के तहत उसको वापस आप चीनी को जमा सकते हैं, जैसे भी उबाल के पानी हटा के भाप करके। नेक्स्ट, रबर को बल्ककृत करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रबर को और हार्डनेस देने के लिए और उसको बल्ककृत करने के लिए क्या यूज करते हैं उसके साथ? सल्फर का, ब्रोमीन का, सिलिकॉन का, या फास्फोरस का? इसको बल्वनाइजेशन भी कहते हैं, बल्वनीकरण भी कहा जाता है आपको। तो बल्वनीकरण रबर का होता है, किसके साथ? सल्फर के साथ होता है, याद रखना है, सल्फर के साथ आपको इसका बल्वनीकरण किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the flowing has the both direction and magnitude? निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों है? यानी कि मैग्नीट्यूड भी है उसके अंदर और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो देखते हैं किसमें है। तो पहले आपको पढ़ाया गया होगा कि दो क्वांटिटीज, स्केलर यानी कि अदिश राशि, जिसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ परिमाण, यानी कि मात्रा होती है सिर्फ, ये नहीं पता होता कि किधर की हो, ठीक है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है आपको? वेक्टर यानी कि सदिश राशि, इसमें क्या होने वाला है आपको? इसमें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन यानी कि परिमाण के साथ दिशा भी होती है इसमें, ठीक है। तो ये वेक्टर होता है। इसमें पता करना, एक तरह से आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है भाई, क्योंकि ये कह रहा है किस दिशा और परिमाण, दिशा परिमाण दोनों किस में होगा? वेक्टर क्वांटिटीज में। तो देखते हैं कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है भाई। तो मास, द्रव्यमान बिल्कुल वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम होगा, यानी कि संवेग आपको एक क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? तो स्केलर और वेक्टर जो बेसिक चीज है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि एनडीए, हमारा जो एनडीए का बैच है मिशन अटवासला, ये स्टार्ट हो चुका है, 25 को लॉन्च हुआ है, 10 सितंबर को बैच स्टार्ट हो गया। फटाफट ज्वाइन करना शुरू करिए, ठीक है। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। रक्षक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का, एयरफोर्स XY का भी आपको बैच स्टार्ट हो रहा है, ब्रह्मोस। और ये सारे जो सिर्फ समय के लिए ऑफर है आपको, बाद में इसके रेट काफी हो जाएगा, काफी कम रेट है, कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करिए, फटाफट परचेज करिए बैच को और अपनी तैयारी को एक मुकाम तक पहुंचाइए। तो ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां। आप अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए भाई, और जल्दी से भाई बहन सभी जो भी आप लगे हुए हैं तैयारी में, कुछ ऐसा करिए कि भाई ऐसे जॉब करिए, बाद में गिफ्ट दीजिए अपने भाई बहन को, भाई बहन भाई को, भाई बहन को, कोई किसी को दे सकता है, ऐसा नहीं है भाई, दोनों जरूरी नहीं है भाई बहन को दे, ठीक है। तो तैयारी करिए, मिलते हैं कल की क्लास में। जो भी आज की क्लास के डाउट्स, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, कोई भी डाउट्स अगर आपको आ रहा हो आज की क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कल की क्लास में भी पूछ सकते हो कि सर कल वाला जो ये वाला क्वेश्चन था मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाने के लिए बिल्कुल कल मिलेंगे। आप कल फिर से वही समय 7 से 8, आपको पता ही है जनरल साइंस की क्लास, वैसे पूरे दिन आपको क्लासेस चल रही है, 7 से 8 में मिलने वाले हैं। जय हिंद बच्चों, शुभरात्रि, अपना ख्याल रखें, हैप्पी रक्षाबंधन।